वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अपन ने देखा था कि जो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू थी वो अपन को लैगिंग लोड की कंडीशन में प्राप्त हो रही थी, और लीडिंग लोड की कंडीशन में मुझे वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव भी मिल रहा था, नेगेटिव भी मिल रहा था, या जीरो भी मुझे प्राप्त हो सकता था। तो ये चीज़ अपन ने देखी थी किस तरह मैं ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, आज का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में, किस तरह ऑटो ट्रांसफार्मर वर्क करता है, क्यों ये काम में लिया जाता है, क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं, ये चीज़ें आज अपन डिस्कस करेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, आइए ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर आज अपन डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, तो मैं सिंपल डेफिनेशन से यदि कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इस टाइप का ट्रांसफार्मर होगा ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए एक कॉमन वाइंडिंग होगी। उस टाइप का जो ट्रांसफार्मर है ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाएगा। अभी तक अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर अपन ने देखा था कि दो वाइंडिंग आपकी होती थी। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर अपन ने देखा था कि प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट के लिए दो अलग अलग सेपरेट वाइंडिंग आपकी होती थी। विच एवर द नंबर ऑफ टर्न, आप प्राइमरी सेकेंडरी में जो भी टर्न्स काम में ले रहे थे वो कुछ भी हो सकती है उनकी वैल्यू, डिपेंडिंग ऑन द स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ दो सेपरेट अलग अलग वाइंडिंग थी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर, और यहाँ जो पावर ट्रांसफर हो रही थी प्राइमरी से सेकेंडरी सर्किट में, जो पावर ट्रांसफर हो रही थी वो इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर आपकी हो रही थी, या मैं इस तरह कहूँ कि ट्रांसफार्मर एक्शन के थ्रू पावर ट्रांसफर हो रही थी। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक्शन का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, क्योंकि बीच में इन दोनों वाइंडिंग के कोई भी इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन नहीं था, मैग्नेटिकली इन दोनों के बीच में कनेक्शन था, मैग्नेटिकली कपल्ड थी दोनों वाइंडिंग एक कॉमन मैग्नेटिक सर्किट के द्वारा। तो मैं कह सकता हूं कि जो इनपुट पावर मैं प्राइमरी को सप्लाई कर रहा था और मुझे सेकेंडरी में जो आउटपुट पावर प्राप्त हो रही थी वह केवल इंडक्टिवली या मैग्नेटिकली पावर ट्रांसफर हो रही थी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर। वहीं यदि मैं ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करूंगा, ठीक है दोस्तों, ये समझना थोड़ा सा, यदि मैं ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करूंगा तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगा। पहली चीज तो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए केवल क्या होगी, आपकी एक ही वाइंडिंग होगी। ठीक है, एक कॉमन इलेक्ट्रिकल कॉमन एक वाइंडिंग होगी जो कि आपकी प्राइमरी के लिए भी होगी, और सेकेंडरी इसका कुछ पार्ट आपका एज ए सेकेंडरी की तरह काम कर रहा होगा। तो यहाँ यदि मैं बात करूँ, सपोज करो ये आपका V1 है और ये आपका आउटपुट वोल्टेज V2 है, ये करंट मैं I1 मान के चलूँ, इस करंट को मैं यदि I2 कहूँ, और ये टोटल नंबर ऑफ टर्न यदि N1 है, और ये जो रिमेनिंग टर्न जो हैं वो यदि N2 हैं, मतलब N1 का ही कुछ पार्ट है N2, वो एज ए सेकेंडरी बाइंडिंग की तरह ट्रीट कर रहा है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होगा, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए आपके पास केवल एक कॉमन वाइंडिंग हो, तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर को मैं ऑटो ट्रांसफार्मर इसको मैं कहता हूँ। अब यदि पावर ट्रांसफर की बात करें कि पावर ट्रांसफर इसके अंदर कैसे होगी, प्राइमरी से सेकेंडरी में जो पावर ट्रांसफर होगी तो वो यहाँ दो प्रकार से होती है दोस्तों। पहली तो क्या होगी कि ये जो टर्न है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो इन टर्न को मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो टर्न होंगे ये क्या होंगे, N1 माइनस N2 टर्न होंगे। क्योंकि यदि मैं इन यहाँ V1 जो वोल्टेज था वो यदि N1 टर्न के अक्रॉस था, या मैं इस तरह कहूँ कि ये पूरी जो वाइंडिंग है इसमें N1 टर्न है, और इस N1 टर्न का कुछ पार्ट दैट इज N2 एज ए सेकेंडरी मैं लोड लगा रहा हूँ इसमें एज ए सेकेंडरी की तरह यदि ये काम कर रहा है, तो ये जो रिमेनिंग टर्न बचे, ठीक है, ये आपके कितने बचेंगे, N1 माइनस N2 टर्न आपके बचेंगे। तो मैं इस तरह कह सकता हूँ ट्रांसफार्मर इसके अंदर कि ये जो टर्न होंगे N1 माइनस N2, और इनमें करंट कितना होगा I1, और ये जो टर्न है N2, इनमें करंट क्या आएगा बताइए दोस्तों। तो यदि ये I1 करंट यहाँ से आ रहा है और I2 करंट आपने लोड सर्किट को दिया है, तो ये जो करंट होगा, ठीक है, ये जो करंट होगा, यदि इसको मैं ऊपर की साइड में इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ये जो करंट आएगा ये आएगा आपका I2 माइनस I1। ठीक है, ये जो करंट आएगा ये कितना आएगा, I2 माइनस I1 करंट आएगा। आप इस तरह इसको समझ सकते हैं कि यहाँ जो करंट है ये आपका I1 था, ये करंट है ये I2 है, तो ये जो करंट है कितना होगा, I2 माइनस I1। इस पॉइंट पे मैं KCL अप्लाई करूँ तो I1 और I2 माइनस I1 कितना बचेगा, I2 यहाँ से सेकेंडरी सर्किट में, लोड सर्किट में आपका निकल रहा है। तो यहाँ जो पावर ट्रांसफर होगी दोस्तों, वो दो प्रकार से पावर ट्रांसफर होगी। प्राइमरी से सेकेंडरी में जो पावर का ट्रांसफर होगा वो टू टाइप से होता है ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर। पहला तो ट्रांसफार्मर एक्शन के थ्रू, जो कि अपना
टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर भी हो रहा था इंडक्टेंस के थ्रू, या मैं कहूँ मैग्नेटिकली पावर ट्रांसफर हो रही थी, तो वो यहाँ इन टर्न की जो पावर है, ये जो N1 माइनस N2 जो टर्न है, इन टर्न की जो पावर है, ठीक है, और जो N2 टर्न की पावर है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा आपका, इन दोनों के बीच में आपका जैसे ही करंट फ्लो होगा आपका फ्लक्स का सेटअप होगा, ठीक है। और ये जो फ्लक्स का सेटअप होगा ये N1 माइनस N2 टर्न में भी हो रहा है और N2 टर्न में भी हो रहा है, तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि इनमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो इस कॉमन फ्लक्स की वजह से आएगा, और ये जो फ्लक्स होगा तो इसके कारण जो पावर ट्रांसफर होगी वो मैग्नेटिकली पावर ट्रांसफर होगी। तो पहली तो मैग्नेटिकली या इंडक्शन के थ्रू पावर ट्रांसफर हो रही है, जो मुझे सेकेंडरी में टोटल पावर मिलेगी वो मैग्नेटिकली मिल रही है, पहली चीज। तो दूसरा, इन दोनों के बीच में क्या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी है, बिल्कुल है। ये जो मैंने यहाँ से आउटपुट निकाल रखा है ये, तो ये क्या है, जो आपका ये जो टर्न है ये तो क्या होगा सेकेंडरी के टर्न है, ये जो टर्न है आपके टोटल प्राइमरी के टर्न, तो इनके बीच में क्या इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है। यहाँ मैंने देखा था यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन इन दोनों वाइंडिंग के बीच में नहीं था, लेकिन यहाँ इन दोनों वाइंडिंग के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी हो गया। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होने से क्या होगा कि जो पावर ट्रांसफर होगी प्राइमरी से सेकेंडरी सर्किट के बीच में वो कंडक्टिवली पावर ट्रांसफर भी होगी, या मैं कहूँ इलेक्ट्रिकली पावर ट्रांसफर भी होगी। अपन अभी कैलकुलेट करेंगे दोनों चीज़ों को कि कितनी पावर इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर होगी और कितनी पावर मैग्नेटिकली या इंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होगी। ये दोनों चीज़ों को अपन ड्राइव करेंगे, उनकी वैल्यू भी अपन कैलकुलेट करेंगे कि वो वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। अभी मैं केवल इसको समझा रहा था कि क्या ऑटो ट्रांसफार्मर आपका क्या होता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कहूँ तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सर्किट के लिए आपकी एक कॉमन वाइंडिंग होती है, या मैं इस तरह कहूँ एक वाइंडिंग होगी, उसका कुछ पार्ट आपका सेकेंडरी की तरह काम करेगा, उसको मैं ऑटो ट्रांसफार्मर कह सकता हूँ। ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी इसको बनाया जा सकता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी इसको बनाया जा सकता है। यदि मैं यहाँ से सप्लाई दे रहा हूँ, यहाँ लोड लगा रहा हूँ, तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। यदि मैं यहाँ सप्लाई से कनेक्ट कर दूँ इसको और V1 जो वोल्टेज यहाँ मिल रहा है यहाँ मैं लोड कनेक्ट करूँ, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह भी कार्य कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर हुआ, इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है, ठीक है। और मैं वेरिएबल वोल्टेज यहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जो सेकेंडरी है इसको मैं वेरी करके, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपका वेरी होके और आप कुछ भी वेरिएबल वोल्टेज यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रैक्टिकल ऑटो ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं लेबोरेटरी वगैरह में, अपन वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज प्राप्त करने के लिए अपन ऑटो ट्रांसफार्मर को काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। अब चीज़ आती है कि क्यों मतलब टू बाइंडिंग की जगह क्यों मैं इसको काम में लूँ या क्यों काम में इसको नहीं लूँ, ठीक है। तो टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर के ऊपर इसके कौन कौन से एडवांटेज हैं या कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं कि जिसकी वजह से मैं ऑटो ट्रांसफार्मर मुझे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और कहाँ मैं इसको अवॉइड करूँगा, क्या इसके डिसएडवांटेज होंगे, ये चीज़ें अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहली चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि यदि मैं सेम रेटिंग की बात करता हूँ, ठीक है, मैं टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जितनी रेटिंग मुझे प्राप्त हो रही है उतनी ही रेटिंग यदि मैं ऑटो ट्रांसफार्मर से प्राप्त करना चाहूँ, तो जो मेरे जो कॉपर की जो मेरे को रिक्वायरमेंट है वो मुझे कम होगी, या मैं इस तरह कहूँ मुझे कॉपर की सेविंग होगी, या नंबर ऑफ टर्न्स की जो रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स की जो आवश्यकता है मुझे कम चाहिए होगी ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है, यदि मैं दोनों को कंपेयर करूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं आप समझना थोड़ा सा, मैं एक तो ऑटो ट्रांसफार्मर लेके चल रहा हूँ, एक टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर लेके चल रहा हूँ, और मैं उन दोनों के कॉपर की मैं कैलकुलेशन करता हूँ, मैं सेम रेटिंग के दोनों लेके चल रहा हूँ, उनकी जो वोल्टेज और पावर रेटिंग जो है VI जो है वो दोनों की मैं सेम लेके चल रहा हूँ। तो किस तरह मैं कॉपर की मुझे सेविंग होगी, या मैं वेट रेशियो यदि निकालना चाहूँ तो किस तरह मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़, सबसे पहले मैं यदि एक टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात करूं, टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है दोस्तों, समझना, ये इसकी आपकी प्राइमरी साइड हो गई और ये आपकी सेकेंडरी साइड हो गई। इधर आप V1 टर्न आप लेके चल रहे हैं और इधर I1 टर्न है, I1 आपका करंट है, दिस इज V2 एंड दिस इज I2, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न आपके N1 है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न आपके N2 है। तो यदि मैं, ठीक है दोस्तों, यदि मैं इसका MMF देखना चाहूँ, यदि मैं इसके MMF की कैलकुलेशन करना चाहूँ,
तो यदि मैं इसकी एमएमएफ की कैलकुलेशन करना चाहूँ तो एमएमएफ आपका होता है एन इंटू आई, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट से मैं एमएमएफ को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यदि मैं एमएमएफ की दोस्तों इसकी बात करूँगा, मैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के एमएमएफ को कैलकुलेट कर रहा हूँ, एमएमएफ ऑफ टू वाइंडिंग, टीडब्ल्यू का मतलब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। या मैं इस तरह कहूँ कि जो इसका जो मैं वेट यहाँ पे कॉपर जो काम में आ रहा है, क्योंकि ये वाइंडिंग किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। ये जो वाइंडिंग है, जो टर्न मैंने बनाए हैं, ये कॉपर के बने हुए हैं और मुझे ये कॉपर का कंपैरिजन करना है किससे, ऑटो ट्रांसफार्मर से। मैं इसको कंपेयर करूंगा कि किस तरह मुझे ये ज्यादा लेना पड़ेगा या कम लेना पड़ेगा फॉर सेम रेटिंग, ठीक है। मैं वीए रेटिंग जो लेके चल रहा हूँ, वीए रेटिंग सेम, वीए रेटिंग मैं सेम लेके चल रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूं कि जो वेट होगा, ठीक है, वो एमएमएफ के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा एमएमएफ के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जो वेट है, वेट ऑफ कॉपर जो है, वेट ऑफ कॉपर है, उसको मैं लिख सकता हूं, वेट जो होता है, ठीक है, वो आपका प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है। वेट जो जो होता है आपका कॉपर का, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा। और वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं क्या, एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। वॉल्यूम को लिखा जा सकता है एरिया इनटू लेंथ। अब चूंकि मैं जानता हूं कि जो एरिया होता है वो तो आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के, क्योंकि मैंने बताया था I इज इक्वल टू जे ए, तो जो करंट है वो एरिया के प्रोपोर्शनल हो गया। और नंबर ऑफ टर्न जो होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल हो गए, आपके लेंथ के, ठीक है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न है, लेंथ क्या होगी वायर की, उतनी ही ज्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूं कि जो वेट ऑफ कॉपर है वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ में इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एरिया आपका करंट के प्रोपोर्शनल हो गया, लेंथ आपकी एन के प्रोपोर्शनल हो गई, तो ये क्या आ गया, एन आई आ गया। और इसी को मैं क्या कहता हूं, एमएमएफ से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि जो एमएमएफ है वही आपका जो वेट ऑफ कॉपर है, या जो आपने टर्न काम में लिए हैं, जो वाइंडिंग काम में लिए हैं, उसका जो वेट है, कितना वेट आप उसमें काम में ले रहे हैं कॉपर को, वो उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो यदि मैं एमएमएफ कैलकुलेट करूं या मैं इसको वेट कहूं, वो क्या होगा, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो मैं वेट से लिख देता हूं कि जो वेट ऑफ कॉपर आएगा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर, वो एमएमएफ के प्रोपोर्शनल आएगा। और कितना आएगा, मैं इसको कह देता हूं W, वेट ऑफ कॉपर इन टू वाइंडिंग, ठीक है। वो क्या आएगा दोस्तों, N इंटू आई। तो मैं प्राइमरी साइड के वेट की बात करूंगा तो वो प्राइमरी साइड के एमएमएफ के प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको N1 इंटू आई1। प्राइमरी साइड का एमएमएफ क्या आएगा, N1 इंटू आई1, प्लस सेकेंडरी साइड का जो एमएमएफ होगा वो होगा आपका N2 इंटू आई2, N2 इंटू आई2, ये आपका सेकेंडरी साइड का एमएमएफ आएगा। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो ये मैंने क्या निकाला, वेट ऑफ कॉपर इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो कि प्रोपोर्शनल है एमएमएफ के। तो मैंने प्राइमरी साइड का और सेकेंडरी साइड का दोनों का एमएमएफ मैंने कैलकुलेट कर लिया, N1 I1 प्लस N2 इंटू आई2, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे, यदि मैं ऑटो ट्रांसफार्मर की यदि बात करूं, ऑटो ट्रांसफार्मर की यदि मैं बात करूं, मुझे रेटिंग क्या लेके चलनी है, सेम, ठीक है। मैं सेम पावर रेटिंग की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, सेम पावर रेटिंग के लिए मैं कॉपर का कंपेरिजन कर दोनों ट्रांसफार्मर का, ठीक है दोस्तों। तो यदि मैं एक इस तरह का यहाँ पे एक कॉमन वाइंडिंग बनाऊं जिसका जो वोल्टेज हो जो वो तो V1 हो, करंट हो वो I1 हो, और इसी का कुछ पार्ट, ठीक है, मैं एज ए सेकेंडरी की तरह काम में ले रहा हूँ। इसको मैंने V2 नाम दे दिया और ये जो करंट होगा ये मैंने I2 कह दिया। ये जो टर्न थे, ठीक है, ये जो टर्न थे, ये जो टोटल टर्न थे वो तो क्या थे, N1 थे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल टर्न N1 थे, और ये जो टर्न है ये N2 टर्न है। मतलब जो मैंने आउटपुट V2 लिया है वो N2 टर्न पे लिया है। तो जो रिमेनिंग टर्न थे ये क्या बच गया दोस्तों, N1 माइनस N2। क्लियर, ये आपको दिख पा रहा होगा। टोटल जो मैंने कॉमन वाइंडिंग ली है उसके टोटल टर्न कितने लिए, N1 मैंने टर्न लिए हैं, और इस N1 का कुछ पार्ट, मतलब उसको मैंने लिखा है N2, इस N1 का ही पार्ट है N2, वो आपका एज ए सेकेंडरी V2 वोल्टेज बना रहा है। तो जो रिमेनिंग टर्न जो थे, ये वाले जो टर्न थे वो कितने बचेंगे आपके, टोटल माइनस N2, तो N1 माइनस N2 ये टर्न आपके यहाँ पे बचेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को देख के आपको लग रहा होगा कि इधर तो N1 N2 टर्न थे, ठीक है, या मैं इस तरह कहूँ कि जो टोटल टर्न थे यहाँ तो ज्यादा थे, और यहाँ जो टोटल टर्न थे वो केवल कितने हैं, N1 है, टोटल टर्न तो N1 ही है, तो यहाँ टर्न क्या है, कम है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कितने कम मुझे लेने पड़ेंगे, मुझे कितना वेट मुझे यहाँ पे कम लेना पड़ेगा ताकि मुझे कॉपर की सेविंग हो, ठीक है दोस्तों। तो यदि मैं यहाँ अब इसका वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर कैलकुलेट करूं, W ऑटो, ठीक है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों, जो वेट ऑफ कॉपर होगा ऑटो ट्रांसफार्मर वो भी एमएमएफ के प्रोपोर्शनल होगा।
तो यहाँ यदि ये जो n1 माइनस n2 टर्न थे, इनके यदि मैं MMF को कैलकुलेट करूं तो ये तो कितना आएगा, n1 माइनस n2 इंटू I1 के बराबर। ठीक है, इनका जो MMF होगा वो क्या होगा, n1 माइनस n2 इंटू आई, ni होता है। तो n1 माइनस n2 टर्न में तो करंट कितना जा रहा है, I1 जा रहा है, प्लस ये जो टर्न है n2 जो टर्न है, इनमें करंट कितना था, अभी मैंने बताया था, इनमें करंट कितना आया था आपका I2 माइनस I1, I2 माइनस I1। ठीक है, अभी मैंने बताया था जो करंट है ये I1 है, ये यदि I2 है तो इन वाइंडिंग में करंट कितना आएगा, I2 माइनस I1 नीचे की तरफ। यदि आप ऊपर की तरफ लिखोगे इसको तो ये आएगा I1 माइनस I2, नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करोगे तो I2 माइनस I1। तो इन टर्न की यदि मैं बात करूं तो ये आएगा आपका N2, तो नंबर ऑफ टर्न है, इनमें जो करंट है वो क्या हो गया आपका I2 माइनस I1 करंट इनमें हो गया। ठीक है, इसको यदि थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लूँ तो जो वेट ऑफ ऑटो जो आएगा, जो कि MMF के प्रोपोर्शनल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ N1 I1 माइनस N2 I1 प्लस N2 I2 माइनस N2 इंटू I1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यदि मैं इनका रेशो निकालना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ W ऑटो, वेट ऑफ कॉपर इन ऑटो एंड वेट ऑफ टू बाइंडिंग, क्या आ जाएगा दोस्तों, तो ये मैं लिख सकता हूँ N1 I1 माइनस N2 I1 N2 I1, तो ये तो कितना हो गया 2 N2 I1 प्लस N2 इंटू I2 डिवाइड बाय N1 I1 प्लस N2 I2। ठीक है, अब N1 I1 किसके बराबर होगा दोस्तों, यहाँ N1 I1 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होती है आपकी, N1 I1 बराबर होता है N2 I2 के, क्योंकि अपने पढ़ा था जो N1 अपॉन N2 है ये किसके बराबर आता है, I2 अपॉन I1। उल्टा रेशो चलता है, नंबर ऑफ करंट का क्या चलता है, अपोजिट रेशो चलता है। तो मैं कह सकता हूँ जो N1 I1 है ये किसके बराबर होगा, N2 I2 के बराबर होगा। तो यहाँ यदि ये मैं पुट करूँ तो N1 I1 जो है वो N2 I2 के बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू N1 इंटू I1। इसको मैं N1 I1 ही मान लूँ तो 2 N1 I1 हो गया, माइनस 2 N2 इंटू I1 डिवाइड बाय N1 I1 N2 I2 क्या हो गया 2 इंटू N1 इंटू I1। ठीक है दोस्तों, यदि मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये तो 1 आएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, I1 से I1 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा N2 अपॉन N1। ठीक है, इसको मैं कुछ K नाम दे दूं, यदि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, इसको K नाम दे दूं, तो जो अपना वेट का जो रेशो आया ऑटो अपॉन टू बाइंडिंग वो किसके बराबर आया दोस्तों, 1 माइनस K के बराबर आपको प्राप्त हुआ। वेयर मैं लिख सकता हूँ K इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो दैट इज N2 अपॉन N1। तो ये आपको ध्यान रखना है, K जो होगा वो क्या होगा N2 अपॉन N1। अब चूंकि N2 की जो वैल्यू थी, यहाँ से आप देख सकते हो N2 की जो वैल्यू थी वो N1 से क्या थी, कम थी, तो N2 अपॉन N1 जो होगा वो लेस देन 1 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो K जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है N2 अपॉन N1 वो आपका 1 से क्या होगा, कम होगा, 1 से हमेशा क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि N2 की वैल्यू कम है, N1 ज़्यादा है, तो कम में ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपको कम ही मिलेगी, और ये आपको इसी तरह ध्यान रखना है। ठीक है, या वोल्टेज की फॉर्म में मैं इसको लिखूंगा तो मैं लिखूंगा V2 अपॉन V1। ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज, इस तरह भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू कम आएगी इसकी, 1 से कम होगी, लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज, या N2 अपॉन N1 या V2 अपॉन V1 से भी मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा। तो जो फर्स्ट जो रिजल्ट निकल के आया, सबसे पहले जो अपन देखना चाह रहे थे कि जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है, यदि मैं सेम रेटिंग की बात करूं, मैं सेम रेटिंग का ट्रांसफार्मर बनाना चाहूं, मैं एक ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करूं और एक टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात करूं, तो मैंने देखा कि जो इनका जो वेट का जो रेशो होगा, ठीक है, वेट का जो रेशो आएगा, जो कॉपर का जो वेट मैं काम में ले रहा हूँ, ठीक है, और W ऑटो अपॉन W टू बाइंडिंग वो आपका 1 माइनस K के बराबर है। और K की वैल्यू चूंकि मैंने बताया था 1 से कम है, K की वैल्यू लेस देन 1 है, तो 1 में से मैं K माइनस करूंगा तो ये वैल्यू 1 से क्या मिलेगी, आपको कम ही मिलेगी, और 1 से यदि कम ये मिलेगी तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो वेट आएगा वो टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर जो वेट होगा उसका 1 माइनस K टाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है, चूँकि जो K है वो लेस देन 1 है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि जो W ऑटो है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, लेस देन होगी किससे, W टू बाइंडिंग से। तो
टू वाइंडिंग के अंदर आपको ज़्यादा टर्न्स या मैं इस तरह कहूँ ज़्यादा कॉपर की रिक्वायरमेंट होगी बजाय किसके, टू वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर के फॉर द सेम रेटिंग। ठीक है, रेटिंग में क्या लेके चला था, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करूं। यहाँ देखिए दोस्तों, इसकी जो रेटिंग थी वो क्या थी, V1 इंटू I1 आप कह सकते हो, या V2 इंटू I2, सेकेंडरी साइड से आप देख रहे हो V2 I2, तो ये इसकी रेटिंग थी। यहाँ भी यदि मैं बात करूँ तो रेटिंग तो यही मिल रही है मुझे। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट क्या है V2 I2, या मैं इनपुट की बात करूँ तो V1 इंटू I1। तो रेटिंग में क्या लेके चला हूँ, सेम जो टू वाइंडिंग की जो रेटिंग है V1 I1 या V2 I2, जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वही ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है V2 I2 या V1 I1 ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है। तो रेटिंग में सेम लेके चल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। रेटिंग को यदि मैं सेम लेके चलूँ, पावर रेटिंग को यदि मैं सेम लेके चलूँ, तो जो कॉपर की मुझे क्या होगी, इसके अंदर मुझे कॉपर की सेविंग होगी, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टर्न की रिक्वायरमेंट यहाँ कम होगी। मुझे कम नंबर ऑफ टर्न ही वो रेटिंग दे देंगे जो मुझे वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर ज्यादा टर्न दे रहे हैं। तो यहाँ मुझे टर्न कम चाहिए होंगे, और कितने टर्न मुझे कम चाहिए होंगे इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो उनका जो रेशो होगा, टर्न का रेशो, वो 1 माइनस के बराबर होगा, और के जो है ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है, जिसकी वैल्यू आपकी N2/N1 के बराबर होगी, लेस देन 1 होगी। तो यदि के लेस देन 1 है तो 1 माइनस 1 जो फैक्टर है इसकी वैल्यू भी 1 से कम होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो W ऑटो है वो हमेशा क्या होगा, आपका W2 वाइंडिंग से कम होगा जब आपकी के की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने वेट रेशो देखा कि जो वेट होगा कॉपर का वो ऑटो के अंदर मुझे कम मिलेगा बजाय टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के सेम रेटिंग के लिए। अब कितना कम होगा तो ये भी मैं निकाल सकता हूँ। तो इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं लिख सकता हूँ W ऑटो इज इक्वल्स टू W2 वाइंडिंग, यदि इसको मैं ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस के इंटू W2 वाइंडिंग। ठीक है, और इसको मैं यदि इनका डिफरेंस कहना चाहूँ कि W2 वाइंडिंग, और इसको मैं उधर ले जाऊँ तो ये आ जाएगा W ऑटो, और इसको इधर ले आऊँ तो ये आ जाएगा K इंटू W2 वाइंडिंग। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ठीक है, W2 वाइंडिंग माइनस W ऑटो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ये दोनों के वेट का डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, टू वाइंडिंग के अंदर कॉपर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, ऑटो के अंदर अपन ने बोला था कम कॉपर, तो जो डिफरेंस आएगा कॉपर का टू वाइंडिंग और ऑटो के अंदर जो डिफरेंस आएगा, यही क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉपर सेविंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ जो कॉपर सेविंग जो आएगी वो आपकी होगी W K इंटू W2 वाइंडिंग के। ठीक है, तो जो कॉपर सेविंग जो आएगी आपकी टू वाइंडिंग और ऑटो ट्रांसफार्मर के बीच में जो डिफरेंस आएगा कॉपर सेविंग, ठीक है, वो बराबर होगी किसके, K इंटू W2 वाइंडिंग के। ठीक है, मतलब मुझे यदि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो K दिया हुआ है, ठीक है, कोई यदि मैं एग्जांपल लूँ, और आपको टू वाइंडिंग के अंदर जो यूज्ड कॉपर है वो आपको दे रखा है कि टू वाइंडिंग के अंदर इतना कॉपर यूज में लिया जा रहा है, तो आप डायरेक्ट कॉपर सेविंग बता सकते हो, K इंटू W2 वाइंडिंग करके आप डायरेक्ट कॉपर सेविंग की वैल्यू बता सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ भी ये भी निष्कर्ष निकलता है कि जो कॉपर सेविंग है वो किस पे डिपेंड कर रही है, की फैक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है। ठीक है, जो कॉपर सेविंग है वो के पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से मैं कहूँ कि कॉपर सेविंग के की वैल्यू यदि ज़्यादा होगी तो आपकी कॉपर सेविंग भी आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अब आप यदि ये चाहते हैं कि आपको सेम रेटिंग के लिए कॉपर सेविंग जो है वो ज़्यादा मिले, आप ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत कम कॉपर काम में लेना चाह रहे हैं, तो आपको फिर के की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। के जो था आपका N2/N1। ठीक है, अब चूंकि ये है तो लेस देन 1 तो रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ज़्यादा से मतलब ये नहीं है आप 1 से भी ज़्यादा ले जाओ, के की वैल्यू रहेगी तो लेस देन 1, क्योंकि N2 जो टर्न है वो N1 से कम है। लेकिन 1 से लेस देन रहते हुए आप उसको कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि मुझे 1 के अराउंड इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आता है, के शुड बी the value of k should be about to 1, मतलब लेस देन 1 तो होगी, अबाउट टू 1 का मतलब हुआ 0.9 के आसपास इसकी वैल्यू आपको रखनी होगी यदि आपको ज़्यादा कॉपर की सेविंग आपको चाहिए। ठीक है, 0.9 के आसपास यदि रखते हैं, लेकिन 0.9 जब आप वैल्यू रखते हैं तो आपको फिर वोल्टेज में इतना ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो मुझे सारी चीज़ें देख के चलनी है कि मैं जिस उद्देश्य से ऑटो ट्रांसफार्मर को काम में ले रहा हूँ, इस वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए काम में ले रहा हूँ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए, तो मुझे फिर वोल्टेज का रेशो भी तो मुझे देखना पड़ेगा
कि मैं 1000 वोल्ट को 200 में कन्वर्ट कर रहा हूँ या 1100 वोल्ट को 200 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे फिर मुझे कुछ ना कुछ रेशो के की वैल्यू उसी हिसाब से मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ से एक चीज़ आपकी फाइनल निकल के आई है कि यदि आपको कॉपर सेविंग ज़्यादा चाहिए तो के की वैल्यू आपकी अराउंड टू 1 के आसपास होनी चाहिए, मतलब के की वैल्यू जो है 0.9 के आसपास होनी चाहिए। लेस देन 1 तो रहेगी, क्योंकि N2/N1 जो है वो के की वैल्यू लेस देन 1 है, लेकिन ज़्यादा से मतलब है 1 से तो कम रहे और वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, तो 0.9 के आसपास वैल्यू आप यदि रखेंगे तो आपको कॉपर सेविंग अच्छी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये डिस्कस किया अपन ने कॉपर सेविंग के बारे में। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है फैक्टर, ये आपको पूछ लिया जाता है कि जो रेशो होता है W/O2 बाइंडिंग वो 1 - K के बराबर होता है। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉपर सेविंग आपको मिलेगी किसके बराबर होगी, K × W2 बाइंडिंग के बराबर होगी, जहाँ K ट्रांसफॉर्मेशन N2/N1। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ आया आपके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ठीक है, दूसरा यदि मैं इनकी रेटिंग्स की बात करूं दोस्तों, ठीक है, यदि मैं कंपेयर करूं रेटिंग्स को कि यदि मैं एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर मुझे दिया है उससे यदि मैं एक 2 बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर डिजाइन करूं, ठीक है, या मुझे एक कहूँ मैं मुझे 2 बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर दिया है उससे मैं एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाऊं, तो मुझे रेटिंग्स में क्या क्या डिफरेंस वहाँ पे प्राप्त होगा। मैं रेटिंग के डिफरेंस की बात करता हूँ। तो आइए देखते हैं कि सपोज करो आपको एक ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर दिया है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ आप कुछ कह रहे हैं कि ये आपका V2 वोल्टेज है, I2 करंट है आपका, ये आपका V1 वोल्टेज है, ये आपका I1 करंट है। टोटल जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो आपके कितने हैं, N1, ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न आपके N2 हैं, और ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये क्या रह गए आपके N1 - N2 टर्न आपके रह गए। ठीक है, करंट की यदि बात करूं तो ये करंट तो हो गया आपका I2, ये करंट हो गया आपका I1, और यहाँ यदि मैं नीचे की साइड लिखूं तो ये जो करंट आएगा वो I1 - I2 आएगा, या मैं इसको ऊपर की साइड यदि मैं कहूँ तो ये जो करंट आएगा ये आएगा आपका I2 - I1। ठीक है, जो अपनी जो लास्ट स्लाइड थी जहाँ पर ने देखा था, मैं आपको ये थोड़ा बताना चाहूँगा। ठीक है, ये अपन ने थोड़ी सी हमेशा ऊपर की तरफ आएगी ये डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये जो डायरेक्शन अपन ली थी I2 - I1 ऊपर की तरफ आएगी, और यदि आप इसको नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करते हो तो ये I1 - I2 बनेगा। ठीक है, ये आपका I1 - I2 बनेगा इसका। ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा मुझे याद आ गया इसलिए मैंने बता दिया। तो ऊपर की तरफ आप यदि इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये I2 - I1 करंट बनेगा, क्योंकि I2 करंट ये है, I1 ये है। ठीक है, तो आप यहाँ यदि इस नोड पे KCL लगाएं तो इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग होना चाहिए। तो इनकमिंग करंट तो कौन कौन से हुए, I1 प्लस I2 - I1, ये दोनों इनकमिंग करंट हुए, और इनकी वैल्यू क्या आ रही है कि I2 के बराबर, जो कि आउटगोइंग करंट है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके करंट्स मैंने रिप्रेजेंट कर दिए, नंबर ऑफ टर्न मैंने रिप्रेजेंट कर दिए, वोल्टेज रिप्रेजेंट कर दिया, और करंट मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर है आपके पास। तो यदि आप इसकी रेटिंग की बात करो दोस्तों, तो मुझे जो रेटिंग्स हैं वो क्या मिलेंगी। ठीक है, यदि मैं रेटिंग की बात करूँ, इस ट्रांसफार्मर जो रेटिंग है VI रेटिंग, वोल्ट एम्पियर रेटिंग, वो मुझे किसके बराबर मिल रही है, V2 × I2 के, या मैं कह सकता हूँ प्राइमरी साइड V1। यदि मैं आइडियल केस ले रहा हूँ तो जो आपके जो वोल्टेज और करंट का जो रेशो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। V2 I2 की जो वैल्यू है वही क्या रहेगी, V1 I1 की वैल्यू रहेगी। तो ये आपकी रेटिंग्स आ गई V2 I2 या V1 I1 से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, ये तो बात होगी किसकी, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। यदि मैं इसी ऑटो ट्रांसफॉर्मर से एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर बनाऊं, या मैं इस तरह कहूं कि ये जो पॉइंट था यहां से मैं इस वाइंडिंग को ब्रेक करूं, ठीक है, और इस वाइंडिंग को मैं अलग प्राइमरी वाइंडिंग नाम कह दूं और इस वाइंडिंग को मैं सेकेंडरी वाइंडिंग नाम कह दूं, तो मेरे पास क्या मुझे प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, समझिए, आपने दोनों वाइंडिंग को सेपरेट कर दिया, जहां इनका टैपिंग पॉइंट था, जहां जो कनेक्शन पॉइंट था इसका लोड वाला, वो आपने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, और इस वाइंडिंग को ब्रेक कर लिया। तो इस जो सेकेंडरी वाली साइड थी, जो करंट था वो ऊपर की तरफ था, और करंट की वैल्यू क्या थी आपकी, I2 - I1 करंट था, और जो टर्न थे ये कितने थे, N2 टर्न थे, और वोल्टेज था वो कितना था, V2 वोल्टेज था। ठीक है, इसी तरह यदि मैं इधर बात करूं
तो ये जो वोल्टेज था ये क्या रह गया आपका, ये जो टर्न है ये कितने रह गए दोस्तों, N1 माइनस N2 टर्न रह गए ये आपके, ये जो टर्न है ये कितने रह गए, N1 माइनस N2 टर्न रह गए। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आएगा वो भी क्या आएगा, V1 माइनस V2 वोल्टेज आपको प्राप्त होगा। करंट कितना है इनमें, करंट तो कितना है इनमें, I1 करंट, ठीक है। ये हो गया आपका टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। समझ आया दोस्तों मैंने क्या किया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। मैंने पहले तो ऑटो ट्रांसफॉर्म की रेटिंग निकाली है कि यदि इस तरह आपको एक ऑटो ट्रांसफॉर्म दे रखा है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न N1 है, उसका कुछ पार्ट N2 एज सेकेंडरी की तरह काम कर रहा है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज V2 है, N1 के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज V1 था, ठीक है। तो मैं यदि रेटिंग की बात करूं तो मुझे पावर क्या मिल रही है, V2 I2 या V1 I1 में इसकी पावर रेटिंग कह सकता हूं। सेकंड केस मैंने क्या किया है, यदि मैं इसी ऑटो ट्रांसफॉर्मर से एक टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर यदि मैं बनाऊं, ठीक है, मतलब मैं इनको सेपरेट कर दूं, दोनों वाइंडिंग को अलग अलग कर दूं, जो कि टू वाइंडिंग के अंदर होता है, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यहाँ पे नहीं होता है, मैग्नेटिकली पावर ट्रांसफर, इंडक्शन के थ्रू पावर ट्रांसफर आपकी टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के अंदर होती है। तो मैंने वही पैरामीटर्स यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है। ये N1 माइनस N2 जो टर्न्स है इसको मैंने इसकी प्राइमरी साइड की तरह ट्रीट किया है, और जो N2 टर्न्स है इसके उसको मैंने सेकेंडरी की तरह ट्रीट किया है। जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग करंट और वोल्टेज थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो अब इसकी यदि मैं रेटिंग की बात करूंगा, ठीक है, इसकी यदि मैं रेटिंग की बात करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, यदि मैं सेकेंडरी साइड से इसकी रेटिंग देखूंगा तो मुझे प्राप्त होगा यहाँ पे V2 इंटू I2 माइनस I1, या मैं प्राइमरी साइड से कहूँ तो मैं कहूँगा V1 माइनस V2 इंटू I1, ठीक है। वोल्ट इंटू एम्पियर, यही होती है इसकी रेटिंग। तो आप सेकेंडरी साइड से कहो या प्राइमरी साइड से कहो, दोनों जो पावर है वो तो क्या रहती है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर सेम रहती है। तो आप लिख सकते हो V2 इंटू I2 माइनस I1 बराबर होगा V1 माइनस V2, वोल्टेज इंटू करंट कितना है यहाँ I1 है, ठीक है। ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 इसको यदि मैं नाम दे दूँ, ठीक है। अब यदि मैं इनको कंपेयर करना चाहूँ, यदि मैं इनको कंपेयर करना चाहूँ, ठीक है दोस्तों, तो मैं लिखूंगा, इस लाइन को थोड़ा सा हटा दूँ, तो मैं लिख सकता हूँ ये रेटिंग जो थी ये तो आपकी किसकी थी, टू वाइंडिंग की थी, और ये जो रेटिंग थी ये किसकी थी, ऑटो, ठीक है, VA रेटिंग थी, ठीक है, वोल्ट एम्पियर रेटिंग, ये पावर रेटिंग आप इसको कहो। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, यदि मैं इसको VA रेटिंग लिखूँ, VA रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग, ठीक है, VA रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग क्या मिलेगा मुझे, ठीक है। यहाँ से यदि मैं देखूँ इसको, V1 माइनस V2 इंटू I1 थी, ठीक है, ये आपकी रेटिंग थी, ये मैं यहाँ से लिखूँ। और यहाँ से यदि मैं V2 कॉमन ले लूँ दोस्तों, यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ मैं, V2 यदि कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, या V1 आप कॉमन ले लो, ठीक है, V1 आप यहाँ से कॉमन लें तो आपके पास बचेगा 1 माइनस V2 अपॉन V1 इंटू I1, ठीक है। ये जो रेटिंग अभी निकाली थी टू वाइंडिंग की, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। मैं ये ले रहा हूँ यहाँ पे V1 माइनस V2 इंटू I1, यहाँ से मैंने इस ब्रैकेट से V1 कॉमन लिया है, तो यहाँ आपका बचेगा 1 माइनस V2 अपॉन V1 इंटू I1, ठीक है। V1 और I1 को यदि मैं एक साथ यहाँ लिख दूँ, और ये आपका बचेगा 1 माइनस V2 अपॉन V1 को मैं क्या कह रहा था, K से रिप्रेजेंट कर रहा था, K इज V2 अपॉन V1, मैंने बताया था लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज ये होगा, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, लेस देन 1। यहाँ से आप देख सकते हैं V2 जो वोल्टेज था वो कम था, V1 जो वोल्टेज था वो क्या था, ज़्यादा था। तो V2 अपॉन V1 की वैल्यू आप निकालोगे तो वो क्या मिलेगी आपको, लेस देन 1 आपको प्राप्त होगी, ठीक है। अब V1 I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो V1 I1 आया है इसको क्या मैं रेटिंग लिख सकता हूँ ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, बताइए V1 I1 किसकी वैल्यू है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग थी। तो मेरे पास यहाँ से रिजल्ट निकल के आया, मैं थोड़ा सा इसको पेन को यदि चेंज करूँ, तो VA टू वाइंडिंग, ठीक है, जो था वो आया मेरे पास VA ऑटो, ठीक है, इसको VA ऑटो लिखा इनटू 1 माइनस K। ये रिजल्ट मेरे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे निकल के आया, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, कि यदि मैं रेटिंग्स को कंपेयर करूँ, ठीक है, मैं यदि नंबर ऑफ टर्न्स सेम रखूं, मैं जितने टर्न्स में ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर काम में ले रहा था उतने ही टर्न में यदि ऑटो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर काम में लूं, मतलब टर्न्स की वैल्यू में सेम रखूं, तो जो रेटिंग्स का जो डिफरेंस मुझे प्राप्त होगा, रेटिंग्स का जो मुझे डिफरेंस प्राप्त होगा
वो मैं इस तरह यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि जो रेटिंग मिलेगी VA2 वाइंडिंग जो मिलेगी वो मिलेगी मुझे VA ऑटो इंटू 1 माइनस के बराबर, या मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ इसको कि जो VA ऑटो जो है वो आपको प्राप्त होगा VA रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग डिवाइड बाय 1 माइनस के। तो यहाँ से आप बिल्कुल कह सकते हैं दोस्तों कि यदि के की वैल्यू आपकी लेस देन 1 है तो जो डिनोमिनेटर आएगा वो आएगा 1 माइनस के, और के की वैल्यू ऑलरेडी 1 से कम है तो ये वैल्यू भी 1 से क्या आएगी, कम आएगी। और आप किसी भी चीज़ में यदि 1 से कम से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 1 से ज़्यादा बनेगी, और वैल्यू 1 से ज़्यादा बनेगी तो जो यहाँ कुछ 1 से ज़्यादा फैक्टर आएगा तो आप कह सकते हैं कि जो VA ऑटो जो आएगा आपका, ठीक है, VA ऑटो जो आएगा वो ज़्यादा आएगा किससे, VA2 वाइंडिंग से। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो VA रेटिंग है, जो पावर रेटिंग है, वो आपकी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में आपको क्या प्राप्त होगी, आपको ज़्यादा रेटिंग यहाँ पे प्राप्त होगी। आप क्लियर यहाँ से कह सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा कि के की वैल्यू चूंकि मैंने बताई थी लेस देन 1 है, के लेस देन 1 है, तो जो आपको ऑटो ट्रांसफार्मर की जो पावर रेटिंग मिलेगी वो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग से ज़्यादा प्राप्त होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ज़्यादा रेटिंग मुझे क्यों मिल रही है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो पावर ट्रांसफर होती है, यहाँ जो पावर ट्रांसफर होती है प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में, वो आपकी इंडक्टिवली या ट्रांसफार्मर एक्शन जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एक्शन था इंडक्टेंस के थ्रू या मैग्नेटिकली तो ट्रांसफर हो ही रही है, उसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होने के कारण कंडक्टिवली इलेक्ट्रिकली भी आपकी यहाँ पावर ट्रांसफर होगी। तो दो तरह से यहाँ पे आपकी पावर ट्रांसफर होगी, किसके अंदर, ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर। इसलिए जो आपको यहाँ पावर रेटिंग जो है वो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कंपैरिजन में क्या मिलेगी, ज़्यादा पावर रेटिंग आपको यहाँ प्राप्त होगी। अब मैं इनको सेपरेट कर सकता हूँ कि इलेक्ट्रिकली पावर ट्रांसफर कितनी होगी और मैग्नेटिकली पावर ट्रांसफर कितनी होगी, तो ये मैं इस फॉर्मूले से यहाँ सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यदि इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिखूं दोस्तों तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट प्राप्त होगा VA2 वाइंडिंग इज इक्वल्स टू VA ऑटो, यदि मैं इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस के इंटू VA ऑटो, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ। तो अब VA ऑटो की वैल्यू यदि मैं निकालना चाहूँ VA ऑटो, तो इसको आप इधर ट्रांसफर कर दें तो आपके पास क्या बचा, VA2 वाइंडिंग प्लस के इंटू VA ऑटो, ठीक है। और VA2 वाइंडिंग किसके बराबर था आपका, 1 माइनस के इंटू VA ऑटो के बराबर था, ठीक है। VA2 वाइंडिंग ये रहा, VA2 वाइंडिंग किसके बराबर था, 1 माइनस के इंटू VA ऑटो के बराबर था, ये मैंने दोबारा लिख दिया। और ये क्या आ गया आपके पास, के इंटू VA ऑटो। तो आपने इसको सेपरेट कर लिया कि जो VA ऑटो जो है, टोटल जो VA ऑटो आएगा आपका, ठीक है, VA ऑटो जो आएगा वो किसके बराबर होगा, वो VA ऑटो के 2 फ्रैक्शन के बराबर होगा। एक तो VA ऑटो इंटू 1 माइनस के फैक्टर के बराबर और एक होगा VA ऑटो इंटू के फैक्टर के बराबर। तो आप यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं कि ये वाला जो फैक्टर है और ये वाला फैक्टर है, तो ये जो VA ऑटो के अंदर आपकी 2 तरह से पावर ट्रांसफर हो रही है। तो इसको, ये जो पावर है ये VA2 वाइंडिंग वाली पावर है, और VA2 वाइंडिंग में पावर ट्रांसफर कैसे होती है, इंडक्टेंस से थ्रू, तो इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर हो रही है ये मैग्नेटिकली, तो इसको आप कह सकते हो VA इंडक्टिव, ठीक है। और ये जो पावर ट्रांसफर हुई है, रिमेनिंग जो पार्ट आया है, ये कौन सा होगा आपका, VA कंडक्टिव, ठीक है। तो इस तरह आप इनको सेपरेट कर सकते हो कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर की जो पावर रेटिंग है, VA रेटिंग जो आएगी, इसके अंदर आपके 2 पार्ट आएंगे, जिसमें एक पार्ट तो होगा आपका इंडक्टिव वाला या 2 वाइंडिंग वाला, VA2 वाइंडिंग ही तो है ये, VA2 वाइंडिंग को ही मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस के इंटू VA ऑटो लिख रहा हूँ। तो ये जो पार्ट होगा ये VA इंडक्टिव वाला पार्ट होगा, और रिमेनिंग जो पार्ट होगा, आप यदि इनको ऐड करोगे, ठीक है, तो के VA ऑटो से के VA ऑटो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, VA ऑटो इक्वल्स टू VA रेटो, ठीक है। तो वो तो बराबर होगा, लेकिन मैंने इनको 2 पार्ट में यहाँ पे बांट लिया है। वो क्यों बांटा है, क्योंकि मुझे ये सेपरेट करना था कि इसमें टोटल जो VA ऑटो जो पावर ट्रांसफर होगी, इसके अंदर इंडक्टिव पार्ट कितना होगा और कैपेसिटिव पार्ट कितना होगा, इन दोनों को मैंने सेपरेट करने के लिए ऐसा किया है। तो जो VA इंडक्टिव आएगा वो तो आएगा 1 माइनस के इंटू VA ऑटो के बराबर, और VA कंडक्टिव जो आएगा वो आएगा के इंटू VA ऑटो के बराबर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, कि ऑटो ट्रांसफर के अंदर जो पावर ट्रांसफर होगी उसमें VA इंडक्टिव
ठीक है। मैग्नेटिकली वाला पावर ट्रांसफर वो किसके बराबर होगा, 1 माइनस के इंटू बी ए ऑटो के बराबर होता है। और जो बी ए कंडक्टिव होता है, इलेक्ट्रिकली जो पावर ट्रांसफर हो रही है इसको मैं बी ए कंडक्टिव कह रहा हूँ, ये होता है आपका के इंटू बी ए ऑटो के बराबर होता है। ठीक है, तो आप एक रेशो भी इसका बना सकते हो कि जो बी ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर की जो टोटल पावर रेशो बी ए कंडक्टिव रेशो बी ए इंडक्टिव, इनका रेशो क्या है, तो इनका रेशो क्या आएगा दोस्तों, 1 रेशो कंडक्टिव वाला के था, के रेशो 1 माइनस के, ये आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो पावर ट्रांसफर हो रही है वह आपकी ज़्यादा मिलेगी, आपकी जो रेटिंग जो है वो आपकी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ज़्यादा प्राप्त होगी। उसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें 2 तरह से पावर ट्रांसफर होती है, इंडक्टिवली एज वेल एज कंडक्टिवली। इंडक्टिवली वाला जो पार्ट है वो आपका किसके बराबर आया है, वो जो पार्ट है वो आपका आया है 1 माइनस के इंटू बी ऑटो के बराबर। और कंडक्टिवली जो इलेक्ट्रिकली या कंडक्टिवली जो पावर ट्रांसफर होगी वो आपकी होगी के इंटू बी ऑटो के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो पावर ट्रांसफर होगी वो किस तरह होती है, कंडक्टिवली कितनी होगी और इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ने देखा कि यदि मैं 2 वाइंडिंग और ऑटो ट्रांसफार्मर सेम नंबर ऑफ टर्न सेम वाइंडिंग काम में लूँ तो आपकी जो केवी रेटिंग है या पावर रेटिंग है वो आपको ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर ज़्यादा प्राप्त होती है। तो ये एडवांटेज है ऑटो ट्रांसफार्मर का कि इम्प्रूव रेटिंग, मैं ज़्यादा रेटिंग इससे प्राप्त कर सकता हूँ फॉर द सेम साइज या सेम नंबर ऑफ टर्न, सेम कॉपर के लिए मैं ज़्यादा रेटिंग में ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर प्राप्त कर सकता हूँ। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल का मैं ले रहा हूँ दोस्तों, उससे अपन समझते हैं कि किस तरह मैं एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यदि मुझे दिया है उससे मैं किस तरह ऑटो ट्रांसफार्मर या कैसे मैं उससे ऑटो ट्रांसफार्मर बना सकता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आपको एक 20 kVA, 2000/200 वोल्ट का एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इस तरह ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आपको दे रखा है जिसकी पावर रेटिंग तो कितनी है 20,000 VA, ये 20 kVA और इसके जो इस तरह आपको डॉट दे रखे हैं, एक डॉट पे करंट एंटर कर रहा है, दूसरे डॉट पे करंट लीव कर रहा है। ये आपका 2000 वोल्ट दे दिया, ये आपका 200 वोल्ट आपको दे दिया। ठीक है, तो करंट से मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, पावर रेटिंग तो इसकी 20,000 है तो इधर का जो करंट आएगा प्राइमरी साइड का वो क्या आएगा 20,000/2000 10 एम्पियर। ये जो करंट आएगा वो कितना आएगा 10 एम्पियर। इधर का यदि I2 करंट निकालना चाहो तो ये कितना आ जाएगा, पावर डिवाइड बाय वोल्टेज, तो ये कितना आ जाएगा 100 एम्पियर। ये आपको 100 एम्पियर करंट आ गया, 100 एम्पियर। ठीक है, तो जहाँ वोल्टेज कम था करंट आपको स्टेप अप हो रहा है। ठीक है, तो स्टेप डाउन जो ट्रांसफॉर्मर होगा उसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। 10 करंट था, यहाँ 100 करंट ये आया है। ठीक है, ये 100 करंट आपका आया। ये वाली मैं इसको ए बी नाम, मैं इसको नंबरिंग कर दूँ थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगा। ए बी इसको मैं नाम दे रहा हूँ और ये सी डी वाइंडिंग में इसको नाम दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ए बी और सी डी। ए और सी पॉइंट पे क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, तो यहाँ 10 एम्पियर करंट डॉट में एंटर कर रहा है तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, जो दूसरा जो डॉट होगा उससे करंट लीव करता है। ठीक है, अब मुझे इससे एक ऑटो ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है तो मैं कैसे इससे ऑटो ट्रांसफार्मर मैं इससे बना सकता हूँ। ठीक है, ये मैं समझना है। तो इसके कई केस पॉसिबल हो सकते हैं दोस्तों। मैं वोल्टेज अपोजिशन में इन दोनों वाइंडिंग्स को कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, या मैं सेम यदि पोलरिटी से कनेक्ट करूंगा वोल्टेज एडिशन में भी ये कनेक्ट हो सकती हैं। तो इसके 3 या 4 केस टोटल अपन बनाएंगे और फिर समझेंगे कि कौन सा केस सबसे ज़्यादा मैं काम में लूंगा और कौन सा केस काम में मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो केस फर्स्ट मैं काम में ले रहा हूँ, केस फर्स्ट। ठीक है, मैं इससे ऑटो ट्रांसफार्मर डिजाइन करूंगा। क्योंकि ये दो सेपरेट बाइंडिंग आपको दिख रही है, ये दोनों बाइंडिंग को मैं एक करूंगा क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर आपकी एक ही बाइंडिंग होती है, तो इन दोनों बाइंडिंग को मैं मिलाऊंगा। ठीक है, तो यदि मैं इन दोनों बाइंडिंग को ऐड करूं दोस्तों, तो समझना थोड़ा सा ध्यान से। तो ये आपकी सपोज करो ये आपकी कौन सी बाइंडिंग हो गई,
मैंने ये दोनों वाइंडिंग मिला दी, ठीक है, यहाँ से मैंने दोनों वाइंडिंग मिला दी। ठीक है, ये दोनों वाइंडिंग को मैंने ऐड कर दिया। ये जो वाइंडिंग है इसका डॉट यहाँ था, ठीक है, कौन सी वाइंडिंग, 200 वोल्ट वाली। ये आपका कितना है, 200 वोल्ट जो है, और इसमें करंट कितना था, ये 100। चलो मैं इसको अभी रहने देता हूँ। 200 वोल्ट ये था, ठीक है, डॉट कहाँ था इसका, यहाँ पे था, और ये करंट आपका ऊपर की साइड यहाँ पे जा रहा था। कितना करंट था ये, 100 एम्पियर, 100 एम्पियर ये आपका करंट था, ठीक है। ये जो वाइंडिंग है ये मैंने इस तरह मिलाई है, इसका डॉट मैंने लिया है यहाँ पे, ठीक है, इसका डॉट मैंने लिया है यहाँ पे। तो इसका जो करंट है वो कितना है, 10 एम्पियर इसका करंट है, और इसका जो टोटल वोल्टेज है वो क्या हो गया। अब चूंकि मैं इस तरह ले रहा हूँ तो ये दोनों वोल्टेज क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऐड हो जाएंगे। इस वाइंडिंग का वोल्टेज है 200, और इस वाइंडिंग का जो वोल्टेज था ये कितना था आपका, 2000। तो ये दोनों वोल्टेज क्या हो जाएंगे, यदि मैं इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 200 प्लस 2000, 2200 वोल्ट। 2200 वोल्ट ये आपका वोल्टेज हो गया, ठीक है। आपने सीरीज एडिशन में इनको कनेक्ट किया है ताकि जो दोनों वोल्टेज जो हैं, दोनों वाइंडिंग के जो वोल्टेज हैं वो ऐड हो जाएं, और दोनों 2000 और 200 वोल्ट ऐड होकर कितना मिल गया आपको, 2200 वोल्ट। और जो आप आउटपुट ले रहे हो वो किस पे ले रहे हो, 200 वोल्ट वाली साइड पे आप आउटपुट ले रहे हो। तो यहाँ जो मुझे रेटिंग मिलेगी इस वाले जो केस फर्स्ट के अंदर, जो मुझे पावर रेटिंग जो मुझे प्राप्त होगी वो कितनी होगी, तो मैं यहाँ डायरेक्टली निकाल सकता हूँ 2200 इंटू करंट कितना है 10, तो ये आ गया आपका 22,000 या 22 kV। ये आप सेकेंडरी साइड से भी देख सकते थे, 200 इंटू ये जो करंट है ये बताइए दोस्तों कितना आएगा, 10 एम्पियर करंट तो इधर से आ रहा है, 100 इधर से आया, तो ये कितना हो गया 110 एम्पियर, ठीक है। तो इसको यदि मैं 110 में मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा, 22,000 या 22 kV। आप प्राइमरी साइड से भी देख सकते हो या सेकेंडरी साइड से भी इसको देख सकते हो। तो 22 kVA मेरे पास रेटिंग आई किसकी, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की केस फर्स्ट के अंदर, जब मैं इस 2 वाइंडिंग से ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर में बना रहा हूं। तो इसकी जो रेटिंग थी वो तो कितनी थी, 20 kVA थी 2 वाइंडिंग की, और ऑटो की रेटिंग कितनी मिली है, 22 kVA रेटिंग मुझे प्राप्त हुई है। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि जो 20 kVA जो है इसके अंदर पावर, वो तो किस तरह ट्रांसफर होगी, वो तो ट्रांसफॉर्मर एक्शन के थ्रू या इंडक्टिवली ट्रांसफर होगी, और रिमेनिंग जो 2 kVA जो पावर आएगी वो आपकी कंडक्टिवली ट्रांसफर होगी, कंडक्टेंस के थ्रू आपकी पावर ट्रांसफर होगी। तो जो रेटिंग है वो मुझे यहाँ क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। या मैं के से भी देखूं, ठीक है, यदि जो के था आपका लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो था के, उससे यदि मैं बात करूं तो लो वोल्टेज तो कितना है इसका 200 वोल्ट है, और हाई वोल्टेज कितना हो गया 2200 हो गया। तो यदि आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना चाहो तो ये आपको मिलेगा 0.09 के आसपास, ठीक है। तो के की वैल्यू लेस देन 1 तो है, लेकिन ये 1 से बहुत ज्यादा दूर चली गई, 1 के नजदीक नहीं है, नियर टू 1 वैल्यू नहीं मिली है, ये 1 से बहुत ज्यादा दूर चलेगी। 0.1 से भी क्या है ये बहुत कम वैल्यू है, ठीक है। 0.1 से भी मुझे कम वैल्यू प्राप्त हुई जब मैं केस फर्स्ट के लिए K1 में इसको नाम दूं, जो रेशियो था वो ये मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यदि मैं केस सेकंड की बात करूं, समझना थोड़ा सा, केस सेकंड में क्या लेके चल रहा हूं कि जो दोनों वाइंडिंग हैं, ठीक है, उनको आपने मिलाया, आपको ये वोल्टेज कितना मिला 2200, लेकिन जो आउटपुट ले रहे हो आप इस बार, ठीक है, आउटपुट जो ले रहे हो वो किस वाइंडिंग के अक्रॉस ले रहे हो आप, 2000 वोल्ट वाली वाइंडिंग के अक्रॉस आप आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया है कि ये जो आपका ये जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर था इसके अक्रॉस आप आउटपुट ले रहे हो 2000 के अक्रॉस, ठीक है, 2000 वोल्ट के अक्रॉस आप आउटपुट ले रहे हो। और इसका जो डॉट था वो मैं यहाँ लगा देता हूँ, इसका जो डॉट था वो मैंने यहाँ लगा दिया है 2000 वाली वाइंडिंग का, ठीक है। डॉट पे करंट ये आ रहा था आपका, ठीक है, डॉट पे करंट ये आ रहा है, तो यहाँ जो करंट था ये कितना है आपका 10 एम्पियर करंट, ठीक है दोस्तों, 10 एम्पियर करंट।
और ये जो वाइंडिंग हो गई, ये जो ये कौन सी हो गई आपकी 200 वोल्ट वाली जो वाइंडिंग, कि दोनों को मैंने ऐड तो किस में किया है, सीरीज एडिशन में मैंने ऐड किया है, ठीक है, वोल्टेज दोनों सीरीज में ऐड हो गए 200 वोल्ट 2000 वोल्ट, तो यहाँ तो आउटपुट तो मुझे क्या मिला 2200 मुझे आउटपुट मिला। तो जो 200 वोल्ट वाली जो वाइंडिंग थी इसमें जो करंट था वो डॉट से बाहर जा रहा था, और कितना था 100 एम्पियर, तो डॉट से बाहर जाएगा, ये कितना आ गया 100 एम्पियर, ठीक है, 100 एम्पियर ये करंट हो गया। तो ये जो करंट है दोस्तों, क्या ये करंट मैं बता सकता हूँ कितना होगा, ये जो करंट आएगा, ये जो करंट आएगा ये कितना होगा, तो ये जो करंट आएगा ये आएगा आपका यहाँ इस पॉइंट पे आउटगोइंग दोनों कितने हो गए 100 + 10 110, तो इनकमिंग भी कितना होगा 110 एम्पियर करंट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यदि मैं के की बात करूँ तो के क्या है आपका, लो वोल्टेज तो क्या है इस बार 2000, और हाई वोल्टेज क्या है आपका 2200, तो यहाँ जो के की वैल्यू मिली वो आपको मिलेगी 0.909, ठीक है, इसको मैं K2 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड केस में जो K की वैल्यू है जो 0.9 के आस मतलब नियर टू 1 में इसको कह सकता हूँ, ये जो वैल्यू मिली मुझे 1 के नज़दीक मिली है, 0.9 ये वैल्यू है 1 के आसपास है, ये जो वैल्यू थी 0.09 थी, तो 0.1 से भी क्या थी ये कम थी फर्स्ट केस के अंदर। तो यहाँ यदि मैं इसकी रेटिंग निकालूँ, ठीक है, ऑटो की जो मैं VA रेटिंग की यदि बात करूं, यहाँ जो VA रेटिंग निकालूं, ठीक है, तो कितनी आएगी दोस्तों, ये देखिए 2200 इंटू आपका करंट कितना है 100, तो ये आ गई 220 kVA। आप इस साइड से भी देखोगे तब भी कितनी आएगी 2000 इंटू 110, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी 220 kVA आपको आउट पावर मिलेगी, चाहे प्राइमरी साइड से देखो चाहे सेकेंडरी साइड से देखो। तो देखो इस वाले केस में फर्स्ट वाले केस आपका जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर थी इसकी पावर रेटिंग थी 20000, ठीक है, फर्स्ट केस मैंने बनाया इसकी पावर रेटिंग आई 22000 22 kVA, और जो सेकंड केस जो था यहाँ 220 kVA 220,000 आपको पावर रेटिंग मिल रही है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि 220 के अंदर 20 kVA तो आपकी कौन सी थी 2 वाइंडिंग ट्रांसफर वाली पावर थी, मैग्नेटिकली वाली पावर थी, तो जो रिमेनिंग 200 kVA जो पावर है वो आपकी कंडक्टिवली ट्रांसफर होगी इस वाले केस के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको ज़्यादा यहाँ पे पावर आपको आउटपुट पावर वो है वो आपको ज़्यादा यहाँ प्राप्त हुई, kVA रेटिंग आपकी ट्रांसफार्मर की ज़्यादा मिली, तो ये केस मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा इन कंपैरिजन टू केस नंबर 1 वाले केस की जगह मैं ये वाला केस ज़्यादा प्रेफर करूँगा। या मैं के की वैल्यू के आधार पे कहूँ कि मैं जब 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर डिजाइन करूँगा तो मैं वह के की वैल्यू रखूँगा जो नियर टू 1 हो। आप यहाँ देख सकते हो K1 और K2 के अंदर K1 की वैल्यू जो थी वो 1 से नियर नहीं थी, ठीक है, 1 के नियर नहीं थी, और ये जो वैल्यू है 0.9 वैल्यू K2 आप यदि रखो तो ये 1 के नज़दीक है, ठीक है। तो ये वैल्यू रखने पे तो आपको रेटिंग क्या मिल रही है, बहुत अच्छी रेटिंग मिल रही है, 220 kVA रेटिंग मिल रही है। जबकि आप 1 से यदि दूर जाते हो 0.09 आप वैल्यू रखते हो तो ये जो रेटिंग है आपकी केवल 22 kVA मिली, मतलब इतना ज़्यादा रेटिंग में इंक्रीमेंट आपको नहीं मिला। तो मैं इन दोनों केस में से केस सेकंड को प्रेफर करूंगा। इसके अलावा और भी केस हो सकते हैं, यदि आप थोड़ा सा इनको इस तरह अरेंज करें, केस थर्ड भी आपका हो सकता है, केस थर्ड भी आप काम में ले सकते हो। आप वोल्टेज अपोजिशन में इनको ऐड कर दो, ठीक है, वोल्टेज अपोजिशन में ऐड कर दो, ठीक है। आपने सपोज करो इस तरह इनको ऐड कर दिया, पहला डॉट यहाँ लगा दिया, दूसरे वाले डॉट को आपने यहाँ लगा दिया, वोल्टेज अपोजिशन में आपने इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये तो कितना आएगा, यदि आप यहाँ पहले सपोज करो 200 वोल्ट लेके चल रहे हो, ये आपका 2000 वोल्ट है, तो वोल्टेज अपोजिशन में होने के कारण ये तो माइनस हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा, ये आपका 1800 वोल्ट ये बनेगा, और ये आपका 200 वोल्ट बना, ठीक है। करेंट्स की यदि बात कर लें तो 200 वोल्ट वाली जो वाइंडिंग थी, 200 वोल्ट वाली जो वाइंडिंग थी इसमें तो डॉट से करंट बाहर जा रहा था, और 2000 वोल्ट वाली जो वाइंडिंग थी उस पर डॉट पे करंट आ रहा था, ठीक है। तो 2000 वाली जो वाइंडिंग है, ठीक है, 2000 वाली जो वाइंडिंग है इस पे तो डॉट पे करंट आ रहा था, ठीक है। तो ये तो करंट आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, और इस वाले डॉट से करंट बाहर जा रहा था, तो ये करंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये तो करंट था आपका 100 एम्पियर, और ये करंट था आपका 10 एम्पियर,
ठीक है। अब इसमें जो करंट होगा वो आप निकाल दो कितना आएगा, ये जो करंट आएगा ये कितना आएगा, तो यहाँ आप KCL लगा दो। तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट तो कितना हुआ आपका 100 और आउटगोइंग क्या हुआ 10 प्लस ये क्या होगा 90 एम्पियर करंट आएगा। तो 90 प्लस 10 करेंगे तो 100, तो टोटल इनकमिंग इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग। तो यहाँ यदि आप बात करो तो जो VA रेटिंग जो मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, ये तो 10 एम्पियर करंट है, ठीक है, ये 10 एम्पियर करंट आपका बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ 90 एम्पियर करंट बाहर जा रहा है। लेकिन क्या ये केस पॉसिबल है दोस्तों, बताइए मुझे। आपका ये जो करंट है ये बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब ये लोड साइड है आपकी, और ये जो 90 एम्पियर करंट है ये भी तो बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये केस तो आपको पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है, ये केस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो सोर्स में लगाऊंगा या तो मैं इसको सोर्स बनाऊंगा 1800 वोल्ट को, या मैं 200 वोल्ट को सोर्स बनाऊंगा, तो सोर्स से करंट तो अंदर की तरफ जाना चाहिए, सोर्स से करंट तो अंदर की तरफ, लेकिन ये तो केस पॉसिबल हो ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो दोनों जो करंट है वो आपके बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो ये केस आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यदि फिर भी मैं VA यदि पावर निकालना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगी आपकी 1800 इंटू 10, तो ये आपका आ जाएगा 18,000 18 kVA। आप इस साइड से भी देखोगे तो 90 इंटू 200 करोगे तो ये भी 18 kVA आपका रिजल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। केस फोर्थ आपका एक और क्या बन सकता है यहाँ पे, केस फोर्थ आप बन सकता है कि इस 200 की जगह आप क्या काम में लो, या तो 2000 काम में ले लो या 200 काम में ले लो, ठीक है, वोल्टेज अपोजिशन में ही रखते हुए। तो मैं वोल्टेज अपोजिशन में ही रख रहा हूँ, यहाँ मैं 2000 वोल्ट काम में ले रहा हूँ और यहाँ मैं 200 वोल्ट में काम में ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये वोल्टेज तो क्या हुआ, आपको वोल्टेज अपोजिशन में कर रहे हो तो 1800 वोल्ट आएगा। करंट्स को आप बना दें, हैं करंट को किस तरह बनाएंगे अपन, देखिए आपने वोल्टेज अपोजिशन में ही लगाया है इनको, ठीक है, वोल्टेज अपोजिशन में ही आपने इनको कनेक्ट किया है। तो 2000 वोल्ट वाली जो वाइंडिंग थी, ठीक है, 2000 वोल्ट वाली, उसमें डॉट से करंट जा रहा था, तो इसमें तो डॉट से करंट नीचे की तरफ जाएगा, कितना करंट था 10 एम्पियर करंट ये था। और 200 वोल्ट वाली वाइंडिंग थी, उसमें डॉट पे करंट आ रहा था, तो ये जो करंट है ये डॉट पे आएगा, और ये कितना था, कितना आएगा 100 एम्पियर करंट आएगा, ठीक है। तो ये जो करंट था ये कितना बन गया आपका, तो टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, तो इनकमिंग तो 100 है, आउटगोइंग 2 हो गए आपके 10, तो ये कितना बचेगा 90 एम्पियर करंट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस फोर्थ वाले केस में जो पावर रेटिंग है जो आपकी क्या मिली, अब देखें ये आपकी सोर्स साइड होगी दोस्तों, ठीक है, ये क्लियर हुआ, आपके समझ आया, क्योंकि 100 एम्पियर करंट आपका जा रहा है, ठीक है, 1800 वोल्ट सोर्स से 100 एम्पियर करंट आपका जा रहा है, तो ये आपकी सोर्स साइड हो गई। तो VA यहाँ जो मिलेगी आपको रेटिंग वो आपको कितनी मिलेगी 1800 इंटू 100, तो ये आ जाएगी 180 kVA आपकी पावर रेटिंग। आप सेकेंडरी साइड से भी देखें तो 90 इंटू 2000 करोगे तो 180 kVA आपको पावर यहाँ पे प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये केस पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो आपकी लोड साइड हो जाएगी 2000 वोल्ट वाली, और 1800 वोल्ट वाली आपकी प्राइमरी साइड या सोर्स वाली साइड हो जाएगी, क्योंकि सोर्स से करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट जा रहा है सोर्स से, सोर्स करंट को डिलीवर कर रहा है, तो 100 एम्पियर करंट यहाँ जा रहा है। थर्ड वाले केस में क्या प्रॉब्लम आ गई थी आपकी कि दोनों साइड से ही करंट आपका आउटगोइंग हो रहा था, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें से दोनों में से एक ना एक तो सोर्स साइड होगी और एक लोड साइड होगी, तो सोर्स साइड तो कोई है ही नहीं, फिर भाई सोर्स से तो करंट आपका अंदर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सोर्स है ही नहीं कोई, दोनों ही लोड साइड रीड कर रहे हैं, ये भी करंट आउटगोइंग जा रहा है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ये केस आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको ये सोर्स साइड आप यदि माने तो इसे करंट एंटर कर रहा है, ये लोड साइड होगी तो यहाँ करंट आपका आउटगोइंग में मिल जाएगा। तो ये 4 केस अपने पढ़े थे, मैं चारों केस को एक बार क्या मैं इसको एक साथ बताना चाहूँ, ठीक है, एक साथ तो मैं नहीं बता पाऊंगा, थोड़ी स्क्रीन ज़्यादा बड़ी हो गई, चलो तो मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस था दोस्तों, फर्स्ट केस के अंदर, फर्स्ट और सेकंड केस के अंदर मैंने वोल्टेज एडिशन की फॉर्म में इनको कनेक्ट किया था, एडिटिव पोलैरिटी से मैंने कनेक्ट किया था, और मैंने देखा था कि जो फर्स्ट केस है इसके अंदर मुझे 22 kVA पावर मिली थी, सेकंड केस के अंदर मुझे 220 kVA मुझे पावर मिली थी वोल्टेज एडिशन के अंदर। तो ठीक है, ये एडिटिव, तो मैंने इन दोनों केस को यदि कंपेयर करूं, मैं एडिटिव वाले केस को कंपेयर करूं, तो इनमें मैं केस सेकंड को प्रैक्टिकली प्रेफर करूंगा, क्योंकि के की वैल्यू नियर टू 1 है, नियर टू 1 के की वैल्यू होगी, तो जो पावर रेटिंग जो मिलेगी मुझे ट्रांसफॉर्मर की वो बहुत ज़्यादा मिलेगी कंपैरिजन टू टू बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। टू बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की पावर रेटिंग 20 kVA थी और ये मुझे
220 kV मुझे प्राप्त हो रही है, तो कहीं ज़्यादा पावर आपको ट्रांसफर यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। इसके बाद मैंने वोल्टेज अपोजिशन के दो केस लिए। यदि मैं वोल्टेज इनकी जो पोलैरिटी है उनको अपोजिट पोलैरिटी से काम में लूँ तो मैंने देखा था केस थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड केस तो प्रैक्टिकली पॉसिबल था नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई इनकमिंग करंट तो आ ही नहीं रहा था, सोर्स तो आप किसी को कंसिडर कर ही नहीं सकते। फोर्थ केस फिर भी पॉसिबल हो सकता है, और यहाँ भी आपको 180 kVA की पावर यहाँ पे प्राप्त हो रही है। तो आप इस तरह के अरेंजमेंट यहाँ पे बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज पोजीशन में वोल्टेज आप कनेक्ट कर रहे हैं या एडिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अपन आगे फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।